हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डेफिनेशन, उसकी रासायनिक संगठन और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। पार्ट 2 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट 3 में हम अध्ययन करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला इसका जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है और कोशिका के जो अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस प्रकार ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, जो सेल को चारों तरफ से घेर के रखती है और अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट कार्य है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। यह कोशिका के अंदर व बाहर जो पदार्थ का जो आदान प्रदान होता है उसको ये कंट्रोल करती है। कोशिका के अंदर आने और जाने वाले जो मटेरियल होते हैं उसको ये नियंत्रित करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ ही साथ यह आवश्यक सामग्री को देखकर अंदर जाने और बाहर आने की अनुमति प्रदान करती है। अर्थात ये जासूसी कर मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आने के लिए अनुमति प्रदान करती है तथा कोशिका के जो अवांछित सामग्री को ये बाहर भेज देती है। जो कोशिका में जो जिस मटेरियल का कोई काम नहीं है उसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर भेज देती है। इसलिए कोशिका झिल्ली एक पदार्थ को दूसरे से अधिक आसानी से पास करने की अनुमति देता है। कोशिका की जो मेम्ब्रेन है इसकी इस क्रिया को हम कहते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी, अर्थात चयनात्मक पारगम्यता इसको कहा जाता है। तो कुल मिलाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसी भी मटेरियल को पहले सेलेक्ट करती है, उसकी जासूसी करती है, फिर अंदर आने देती है और अंदर से बाहर जाने में भी यही कार्य वो करती है। तो ये इसको कहा जाता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट इसका फंक्शन है बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आदि जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही विकसित होते हैं। तो ये कहलाता है बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। इसके बाद मुख्य इसका और इम्पोर्टेंट कार्य है एब्जॉर्प्शन। जैसे इंटेस्टाइन में जो विलाई उपस्थित होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही भाग है। तो जो माइक्रोविलाई हैं आंतों की सतह को बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, खाद्य पदार्थ का शोषण अच्छे से होता है। ये अवशोषण की दर को बढ़ा देती है। तो अवशोषित करने की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम से। तो ये इंपॉर्टेंट कार्य है एब्जॉर्प्शन के रूप में। फिर है सेल रिकॉग्निशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को रिकॉग्नाइज्ड करती है। जैसे स्तनधारियों की जो ल्यूकोसाइट सेल है यह बाहरी कोशिका जैसे बैक्टीरिया, वायरस इसको सेलेक्ट करके खत्म कर देती है। तो सेल का रिकॉग्निशन हुआ, पहचान हुआ, वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। इसी प्रकार जो स्प्लीन की जो मैक्रोफेज है वो जो हेल्दी आरबीसी से खराब आरबीसी को सेलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये जो काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का
ये कहलाता है सेल रिकॉग्निशन। और ये कार्य जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह से। सेल रिकॉग्निशन का जो कार्य होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से होता है, सतह से होता है। इसमें एमिनो, शुगर तथा सियालिक एसिड्स शामिल होते हैं। ये सेल रिकॉग्निशन का कार्य करते हैं। छठवें नंबर का जो इसका फंक्शन है वो है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। इसके अंतर्गत कोशिका की एंटीजेनिक विशेषता प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर स्थित होती है। तो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर होती है। और जो एंटीजन निर्धारक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एंटीजन निर्धारक होते हैं, जो एंटीजन को पहचानते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं। फिर सातवें नंबर पर इसका काम है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ये भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य है। फिर आठवें नंबर पर है ऑस्मोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पानी को आने जाने की अनुमति देता है। सेल के अंदर आना और जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पानी को अनुमति प्रदान कर देता है। उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में पानी के अणुओं का आवागमन परासरण कहलाता है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं तब उसे ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। पानी के अणु जब कोशिका में जाते हैं तो उसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। जब कोशिका के अंदर पानी जाता है तो उसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। और इसका उल्टा जो होता है एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है। एंडोऑस्मोसिस के कारण कोशिका के अंदर दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव को हाइड्रोस्टैटिक दबाव कहा जाता है। क्योंकि यह दबाव परासरण के कारण होता है इसलिए इसे ऑस्मेटिक दबाव भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वाटर मॉलिक्यूल को परासरण के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इंटर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के ऑस्मेटिक दबाव के बीच संतुलन बनाती है। तो ये ऑस्मोटिक जो दबाव है उसका भी कंट्रोल करने में ये मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन है 9वें नंबर का पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन। ये भी इंपॉर्टेंट इसका कार्य है। इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल across the plasma membrane from the region to higher concentration to a region to lower concentration is called passive transport। अर्थात उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अणुओं की गति को पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन कहा जाता है। यह जो डिफ्यूजन है कोशिका मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली होती है, में मौजूद छिद्रों के माध्यम से होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स पाए जाते हैं उनके माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता और इसे डाउनहिल मूवमेंट भी कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल हैं वो कहां से मूवमेंट कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल इन हायर कॉन्सेंट्रेशन से इधर पोर से होते हुए कहां पहुंच गए, मॉलिक्यूल इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्स। तो जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो झिल्ली है उसमें जो छिद्र पाए जाते हैं वहां से हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर प्रसारित किए जाते हैं, प्रवाहित किए जाते हैं। इसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब चूंकि इसमें ऊर्जा नहीं उपयोग नहीं होती और डाउनहिल मूवमेंट इसलिए कहा जाता है
क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार हम लोग कोई भी गाड़ी या साइकिल जब अपन पहाड़ से नीचे उतारते हैं तो किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं लगती, कोई हमको मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। सीधे हम गाड़ी में बैठते हैं, साइकिल में बैठते हैं और नीचे उतर जाते हैं। उसी प्रकार ये मॉलिक्यूल्स भी ऊपर से नीचे, हायर से लोअर में चले आते हैं, इसलिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। Concentration against the concentration gradient is called active transport। अर्थात कम सांद्रता के क्षेत्र से अणुओं और आयनों का उच्च सांद्रता के क्षेत्र में जाना एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसको अपहिल मूवमेंट भी कहा जाता है। और ये जो मूवमेंट है ये अपहिल मूवमेंट कहलाता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इस प्रक्रिया में आयन खुद से नहीं चलते, लेकिन वो झिल्ली में मौजूद कुछ एजेंट के द्वारा चलते हैं। इनको कहा जाता है कैरियर मॉलिक्यूल्स। और जो प्रोटीन के रूप में होते हैं, जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन फॉर्म में होते हैं और इनको वाहक प्रोटीन कहा जाता है। जैसे ये मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे, आउटसाइड ग्लूकोज, आउटसाइड सेल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये जो है ग्लूकोज कैरिड हो रहा है, ग्लूकोज चिपक गया, तो ये है कैरियर मॉलिक्यूल्स। ये सेल मेम्ब्रेन का है और यहां से ये फर्स्ट, सेकंड, फिर ये थर्ड पोजीशन में, और इस ग्लूकोज को इनसाइड सेल में छोड़ दिया और वापस ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वापस चले आते हैं फिर से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेने के लिए। इस दौरान ये जो एटीपी है, एडीपी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है, अर्थात ऊर्जा यहां पर खर्च हो रही है। इसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे किडनी और नर्व जो कोशिकाओं में सोडियम को बाहर निकाल दिया जाता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पोटेशियम आयन को अंदर जमा कर लिया जाता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यह घटना जो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, वो आयनिक पंप के द्वारा कहलाती है। ये कोशिकाएं सक्रिय रूप से आयनों को पंप करती रहती है, तो आयनिक पंप के द्वारा ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलता है। अब इसके बाद आता है एंडोसाइटोसिस। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इंपॉर्टेंट वर्क है, काम है। एंडोसाइटोसिस इज द engulfing of food or foreign particle through the plasma membrane। तो एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस है फूड पार्टिकल या बाहर से आए हुए पार्टिकल को इनगल्फ करना, अपने अंदर समाहित करना, इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। हिंदी में यदि अपन देखें तो एंडोसाइटोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से किसी भी बाहरी पार्टिकल को या फूड पार्टिकल को खाने की क्रिया कही जाती है। एंडोसाइटोसिस जो होते हैं को फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में बांटा जा सकता है। द एंडोसाइटोसिस कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो पहला लेते हैं फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। तो ये फैगोसाइटोसिस या सेल की खाने की जो प्रक्रिया है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से ठोस पदार्थ का इनगल्फिंग किया जाता है। तो फैगोसाइटोसिस में ठोस पदार्थों को अपने अंदर समाहित करके पचाया जाता है, इसे सेल ईटिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया जो है अमीबा में होती है, ल्यूकोसाइट सेल्स में होती है। इस प्रकार की कोशिका को फैगोसाइट्स कहा जाता है। जो
सेल जो बाहरी पार्टिकल को या फूड पार्टिकल को अपने अंदर ईट करते हैं, खाते हैं, उनको फैगोसाइट्स कहा जाता है। इसमें खाद्य पदार्थ जो है कणों को झिल्ली की सतह से सोख लिया जाता है। बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग के द्वारा साइटोप्लाज्म में ले जाया जाता है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग जो होती है वो फैगोसोम्स कहलाती है। ये जो फैगोसोम्स है लाइसोसोम्स के द्वारा जुड़कर डाइजेस्टिव वैक्यूल बनाती है। लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये वैक्यूल के अंदर भोजन को पचा दिए जाते हैं। पचा हुआ जो भोजन है साइटोप्लाज्म में फैल जाता है और जैसे कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो डब्ल्यूबीसी का मैक्रोफेजेस के रूप में रोगाणुओं को नष्ट करना, ये फैगोसाइटोसिस का उदाहरण है। ये इस डायग्राम में आप देखेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फूड पार्टिकल है, लार्ज साइज फूड लिखा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग होने के कारण, अंदर की ओर फोल्ड होने के कारण ये अंदर की ओर पहुंच गया और इसे कहा जाता है फैगोसोम्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने चारों तरफ इस फूड पार्टिकल को घेर के रखती है और जब ये अंदर की ओर आते हैं तो लाइसोसोम से ये फ्यूज्ड हो जाते हैं। ये वैक्यूल्स, फैगोसोम्स जो है लाइसोसोम से जुड़ जाते हैं और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। और ये जो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स हैं ये साइटोप्लाज्म में डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं और वेस्ट बाहर निकालते हैं। तो ये कहलाता है फैगोसाइटोसिस। उसी प्रकार जो दूसरा जो भाग है पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। फैगोसाइटोसिस में जो होता है वो सेल ईटिंग है और पिनोसाइटोसिस जो है वो सेल ड्रिंकिंग है। तो यहां पर लिक्विड मटेरियल को जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ड्रिंक करती है। पिनोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया में द्रव पदार्थ का इनगल्फिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से लिक्विड पार्टिकल का ड्रिंक किया जाता है, इनगल्फिंग किया जाता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थैली की समान रचना बनाती है। देखिए ये यहां पर आप डायग्राम में देखेंगे ये है द्रव पदार्थ और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थैली नुमा संरचना का निर्माण कर रही है और इस थैली में उस द्रव पदार्थ को खींच लिया जाता है। फिर थैली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पिन कर दिया जाता है जिससे पिनोसोम नामक वेसिकल्स बनती है और ये इसको पिन कर दिया जाता है, यहां से ये बंद हो जाती है। जैसे ही द्रव मटेरियल अंदर आता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थैली में और ये इसको बंद कर दिया जाता है, इसको कहा जाता है पिनोसोम्स। और ये जो पिनोसोम्स हैं जिसमें पिनोसोम्स नामक वेसिकल्स बनती है, पिनोसोम्स बाद में लाइसोसोम्स से फ्यूज्ड हो जाती है और लाइसोसोम में जो है डाइजेस्टिव मटेरियल और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और जो वो भोजन जो है लाइसोसोम के एंजाइम द्वारा पचा दिया जाता है। पचा भोजन साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। इस प्रकार ये जो है सेल ड्रिंकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसका जो उदाहरण है वो है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो फैट ड्रॉपलेट्स का शोषण करते हैं। तो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है वो फैट के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको ये शोषण करते हैं। ये कहलाता है पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय लुइस। लुइस ने इसको सबसे पहले देखा था। तो ये पिनोसोम्स बनने के बाद ये रेसिड्यूस बनता है और ये बाद में बाहर की ओर फेंक दिए जाते हैं पचाने के बाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सोसाइटोसिस और सेल वोमिटिंग। ये एक्सोसाइटोसिस क्या है? ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम है। इसमें स्रावी पदार्थ का कोशिका से बाहर निकालना सेल वोमिटिंग कहलाता है। मतलब सेल से बाहर कोई भी पदार्थ को फेंक देना,
वो एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। जैसे ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है सेल के अंदर, आप देखेंगे ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और यहां से जो है सिक्रेटरी वेसिकल्स है, ये एक्सोसाइटोसिस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेज देता है। जो मटेरियल काम का नहीं रहता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल से बाहर की ओर फेंक देता है। तो इसको कहा जाता है सेल वोमिटिंग। इसे रिवर्स एंडोसाइटोसिस भी कहा जाता है। एक्सोसाइटोसिस को रिवर्स एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस भी कहा जाता है। जैसे इसका अगर अपन उदाहरण लें तो ये पैनक्रियास की कोशिकाओं से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से एंजाइमी स्राव को बाहर निकाला जाता है। तो पैनक्रियास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से जो एंजाइमी स्राव है उसको जो बाहर निकाला जाता है वो सेल वोमिटिंग एक्सोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है। फिर 13वें नंबर पर आप देखेंगे ये कहलाता है साइटोफैम्पिस। ये क्या प्रक्रिया है? यह कोशिका के माध्यम से सामग्रियों का परिवहन है। मतलब सेल के माध्यम से जो सामग्री है उसका परिवहन है। यह सामग्री एंडोसाइटोसिस द्वारा कोशिका में प्रवेश करती है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये देखिए सामग्रियों का परिवहन करना है सेल के माध्यम से ब्लड में। तो ये ग्लूकोज है, एंडोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर प्रवेश कर रही है, ये कोशिका के अंदर प्रवेश करती है। और फिर यह कोशिका में बिना किसी परिवर्तन के, ये जो ग्लूकोज है जब सेल के अंदर आता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, बिना किसी परिवर्तन के एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकलती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको साइटोपैम्फिस कहा जाता है। जैसे आंत में ग्लूकोज अणु साइटोफैम्फिस द्वारा एपिथेलियल सेल के माध्यम से रक्त कोशिका में चले जाते हैं। तो ये जो सेल है यहां से ग्लूकोज जो है कहां जा रहा है? ब्लड कैपिलरीज में चला जा रहा है, और इसमें कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यह है इंटेस्टाइनल सेल। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुल 13 इंपॉर्टेंट फंक्शन का अध्ययन किया। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।